हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो रहने वाला है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो पुरानी हिंदी और खड़ी बोली हिंदी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी हिंदी और खड़ी बोली हिंदी की बात कर रहे हैं। और अपभ्रंश का योगदान अगर हम बात कर रहे हैं तो 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक जो अपभ्रंश और अवहट का जो विकास हुआ उसमें क्या भूमिका रही अपभ्रंश और अवहट की पुरानी हिंदी और खड़ी बोली हिंदी में। साथ ही साथ इसका जो पूर्व जो रहेगा, जो पूर्व योगदान रहेगा वो संस्कृत का भी रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि संस्कृत जो लौकिक और जो है वैदिक और लौकिक संस्कृत थी, उसी से पाली प्राकृत का बाद में विकास होता है और वहीं से फिर अपभ्रंश अवहट का भी विकास होता है। तो यहाँ पर आपको संस्कृत के प्ररूप जो है वो भी देखने को मिलेंगे कि संस्कृत में जो पहले इस्तेमाल होता था और बाद में जाके अपभ्रंश में वो किस तरीके से सीमित हुआ और हिंदी में जाकर वो परिवर्तित हुआ। ठीक है भाई, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो रहने वाली है बेसिकली वो आपके हिंदी के ऑप्शनल, जिसके पास भी है हिंदी लिटरेचर का जो ऑप्शनल है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम भी देते हैं उसमें जो हिंदी आती है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अब वो हिंदी आपसे जो है मेजरली वो सी सेट में पूछी जाती है। ठीक है, अगर पीसीएस में देखें तो सी सेट में पूछी जाती है। आप अगर देखें, मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी कि जो 12 अक्टूबर को जो सी सेट का जो पीसीएस का पेपर हुआ था, यूपी पीसीएस का, उसमें किस तरीके से मेरी एक वीडियो में से ही 4 क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्ट। ठीक है, वो भी अपभ्रंश से रिलेटेड, वो भी किससे रिलेटेड, अपभ्रंश से रिलेटेड। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके जो है वो मार्क्स कवर करने के लिए। अगर आप सोचें कि 4 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में से मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही वीडियो सर्वगुण संपन्न वीडियो है या जो मेरा कंटेंट है वो वही बहुत अच्छा है, बट अगर आपको एक छोटी ब्रीफ नॉलेज भी मिल रही है अगर एक टॉपिक के बारे में, और अगर आप अपने सोर्सेज से उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली हिंदी साहित्य जिसका ऑप्शनल है, साथ ही साथ अगर वो नेट की भी प्रिपरेशन में है या कोई स्टूडेंट है जो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें भी आपका ये जो पोर्शन है भाषा विज्ञान का ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो ध्वनि संरचना है, जो ध्वनि संरचनाएं रहीं उनका किस तरीके से अपभ्रंश और हिंदी में उपयोग रहा और किस तरीके से उसका विकास होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो संस्कृत के जो संस्कृत के जो स्वर थे, संस्कृत के जो ह्रस्व, जैसे आपके री हो गया, ली हो गया, ऐसे जो आपके स्वर ध्वनियां थी उनका जो उपयोग था वो अपभ्रंश और हिंदी तक जाते जाते धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। इसके बदले क्या हुआ, इसके विपरीत क्या हुआ कि जो ह्रस्व स्वर थे, के जो स्वर थे, जो लिरिक के स्वर थे, जैसे अ हो गया, उ हो गया, ई हो गया, ए हो गया और री हो गया, इनका उपयोग जो है बेसिकली इनका उपयोग अपभ्रंश में और हिंदी में दोनों में देखे जाने लगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो तत्सम जो शब्द थे यहां पर उनकी बात नहीं हो रही है, यहां पर तद्भव शब्दों की बात हो रही है, परिवर्तित शब्दों की बात हो रही है कि किस तरीके से परिवर्तित और जो तद्भव शब्द थे उनमें किस तरीके से ह्रस्व री का उपयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जैसे किशन, अपभ्रंश तक आते आते कृष्ण जो था वो किशन था और आगे जाकर यही हिंदी में कृष्ण पढ़ा जाने लगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपयोग जो है वो यहां पर परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। वहीं अगर आप आगे बात करें तो जो अपभ्रंश के ट वर्ग आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं। ठीक है, तो हिंदी में बेसिकली 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, क, च, ट, त और प। इन्हीं से क, ख, ग, घ, ङ, खाली च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म
तो इस तरीके से आपका पूरा व्यंजन जो है प्रारूप तैयार होता है। तो इन्हीं को वर्ग कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जब व्याकरण आप पढ़ते हैं तो उस व्याकरण में आपको ये वर्ग पढ़ाए जाते हैं और उनके उपभेद पढ़ाए जाते हैं। फिर अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ाए जाते हैं कि कौन से वर्ग में अल्पप्राण आते हैं और कौन से वर्ग में महाप्राण आते हैं। ये बात का टॉपिक है, या इससे अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसके ऊपर भी एक जो है एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि किस वर्ण में कौन से जो है व्यंजन आते हैं और उन व्यंजनों में कौन से विभाग आते हैं जिसमें अल्पप्राण और महाप्राण आते हैं। ठीक है, वापिस आते हैं। तो जो अपभ्रंश के जो ट वर्ग थे उसमें बेसिकली ड़ और ढ जो थे वो जोड़ा जाने लगा। जैसे उदाहरण अगर आप देखें तो आपने भेड़िया शब्द देखा होगा, ठीक है, लड़का शब्द। तो अब ऐसे शब्दों का भी उपयोग अपभ्रंश तक जाते जाते होने लगा और सामान्य तौर पर हिंदी तक में भी ये देखने को आपको मिलने लगा। वहीं अगर आगे बात करें तो जैसे अपभ्रंश की जो संस्कृत की प्रवृत्तियां थी, अपभ्रंश की जो संस्कृत की प्रवृत्तियां थी, अब अपभ्रंश की संस्कृत की प्रवृत्ति कैसे थी, जैसे श और श ये किस रूप में इस्तेमाल होने लगे, स के। जैसे अक्ष जो था वो कैसे होने लगा भाई, छ और श के, ठीक है, त्र त में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो संस्कृत प्रवृत्तियां थी उनको किस तरीके से उपयोग किया जाने लगा। उदाहरण अगर आप देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर प्रक्ष की बात करें, अगर प्रक्ष की बात करें तो क्या हो गया भाई, पंख हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो चेंज हो रही है, वो चीजें बदल रही है, संस्कृत की प्रवृत्तियों में बदलाव आ रहा है और अपभ्रंश और वो हिंदी तक चलता जा रहा है। और देख ले अगर तो साक्षी साक्षी हो गया, जिसको आगे जाके साखी या सखी बोला जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से उपयोग जो था वो परिवर्तित होने लगा, अपभ्रंश संस्कृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से जाकर धीरे धीरे वो फिर हिंदी में। ठीक है भाई, आगे आते हैं टॉपिक पे। तो अब जैसे अगर यहां पर हम बात करें तो नासिक के व्यंजन जो थे, नासिक के व्यंजन की यहां पर हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नासिक के व्यंजन, ठीक है, नासिक के व्यंजन कौन से, जिनको हम जो है वो नाक से बोले जाने व्यंजन होते हैं, जिसमें आपने जो है अगर व्याकरण पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि अनुस्वार और अनुनासिक। अच्छा, अनुस्वार और अनुनासिक का उपयोग भी जो है वो देवनागरी लिपि का जब मानकीकरण पढ़ाया जाएगा आपको उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन सी समितियों ने और भोलेनाथ तिवारी जी और जितने भी भाषा वैज्ञानिक हुए उन्होंने किस तरीके से, कामता प्रसाद गुरु हो गए, तो उन्होंने किस तरीके से जो था अनुस्वार और अनुनासिक का जो है वो उपयोग हिंदी भाषा में जो है वो मानकीकरण किया। अगर अभी की हम बात करें तो जैसे नासिक के व्यंजन अगर हम देखें, ढ हो गया, ठीक है, न्य हो गया, वहीं अगर देखें तो ण हो गया, म हो गया, ठीक है, न हो गया, तो ये नासिक के व्यंजन होते हैं जो एक तरीके से जो है शिरो रेखा के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब इनका भी बहुत ज्यादा क्या किया जाने लगा भाई, इनका बहुत सरलीकरण किया गया। जैसे अगर नीलकंठ ऐसे लिखा जाता था तो उसमें परिवर्तन करके क्या कर दिया भाई, नीलकंठ कर दिया गया। ठीक है, आगे जाकर मानकीकरण में आपको बताया जाएगा, क्योंकि अभी का टॉपिक नहीं है। अगर अभी बताया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा और बिल्कुल एकदम जो है इस बिल्कुल नए टॉपिक में हम एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ से भी पांचवें वर्ण का किस तरीके से अनुस्वार और अनुनासिक प्रयोग किया जाता है, जो पांचवा वर्ण होता है, क्योंकि उनके लिए पहले आपको ये पूरे 5 वर्ण पता होने चाहिए। ठीक है, और ये 5वां वर्ण जो है अगर किसी भी व्यंजन के प्रारंभिक, अगर उसी वर्ग के प्रारंभिक वर्ण व्यंजन के साथ आ रहा है तो वो 5वां वर्ण जो है वो अपने आप जो है वो क्या हो जाएगा, अनुनासिक बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है वो उसको पढ़ेंगे तो वो अब बिल्कुल अलग डाइवर्ट टॉपिक बन जाएगा। तो इसलिए मैं अभी उसको ज़्यादा छेड़ नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के ये जो वर्ण होते हैं इनको
पांचवा वर्ण या जो है वो पांच वर्णाकार आवृत्ति वाला वर्ण कहा जाता है। तो इनका जो उपयोग था वो क्या किया गया, अनुस्वार के रूप में क्या किया गया भाई, सरलीकृत किया गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक शब्द आता है जैसे प्रतिंचा। ठीक है, इसको भी सिंप्लिसिट किया गया, इसको भी बहुत ज्यादा इजी किया गया और इस तरीके से इसमें बदलाव किया गया। तो यहां से आप नासिक के व्यंजन का सरलीकरण भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको क्या किया गया भाई, सरल रूप दिया गया। ठीक है, वहीं आगे चले तो आगे जाके जो संस्कृत में विसर्गों का उपयोग किया जाता था उसको भी काफी ज्यादा सीमित किया गया, उसको भी काफी ज्यादा सीमित किया गया। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जैसे गुरु जैसे शब्द जो थे वो आगे जाके विसर्ग हटकर गुरु बन गए। ठीक है, तो विसर्गों का लोप भी आपको जो है यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। आगे बात करें तो जो द्वितीकरण जो था व्यंजनों का द्वितीकरण जो था इसमें इसको भी प्राय समाप्त किया गया। ठीक है, इसको भी प्राय क्या किया गया भाई, समाप्त किया गया, इसको भी प्राय समाप्त किया गया। कैसे किया गया, द्वितीकरण क्या होता है बेसिकली, मतलब एक ही साथ दो व्यंजनों का उपयोग, जैसे अज, कम, गम आदि। ठीक है, तो ये जो द्वितीकरण जो था इसको भी समाप्त किया गया और इसमें जैसे अज को क्या कर दिया भाई, आज कर दिया, कम को क्या कर दिया आपका बेसिकली काम, जो किससे बना, कर्म से। ठीक है, तो इस तरीके से द्वितीकरण की जो व्यवस्था थी इसको भी प्राय क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, प्राय समाप्त कर दिया गया, मतलब ज्यादातर इसकी समाप्ति की जाने लगी। आज भी कई जगहों पर जो है द्वितीकरण मिल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे पहले उपयोग होता था वैसा अब उपयोग नहीं रहा। तो यहां से आप देख सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट अगर हम इसकी बात करें तो लास्ट पॉइंट में जैसे ए और औ कि जो शब्दावली जो ध्वनियां थी उनका भी जो विकास था, इनका भी जो विकास था ये कहां पर आके मिलता है भाई, अपभ्रंश में मिलता है। ठीक है, कहां पर मिलता है, अपभ्रंश में मिलता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से अपभ्रंश का विकास जो है यह अपभ्रंश से हिंदी का विकास माना गया, हिंदी का विकास माना गया, हिंदी भाषा खड़ी बोली हिंदी का विकास माना गया। ठीक है, हिंदी का विकास माना गया। इसी में अगर आप देखें तो इनके व्याकरण, इनके वर्ण व्यवस्था, इनके ध्वनियां, इनमें भी थोड़े बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था जो कि रिलेटेड था बेसिकली कि किस किस तरीके से संस्कृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से जो था वो हिंदी की तरफ जो है हिंदी भाषा का विकास होता है, हिंदी का मानकीकरण किया जाता है और आगे जाकर जो है वो आज जैसे हम हिंदी के उपयोग करते हैं साहित्य में, रचनाओं में, वो बोलचाल की भाषा में वो हमें देखने को मिलता है। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट आता है या आप अपना आंसर जो है मुझे लिखकर दिखाना चाहते हैं या आप उसको इवेल्युएट करवाना चाहते हैं कि क्या आप जो है जो भी आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर रहे हैं, मेक ओवर कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका आपको मैं मेल भी, तो आप मुझे यहाँ पर डायरेक्ट पीडीएफ सेंड कर सकते हैं जिसका मैं आपको 1 से 2 दिन में रिवर्ट भी दे दूंगा। और कोई किसी भी तरीके का आपका डाउट हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हो या जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई सजेशन या फिर कोई जो है फीडबैक भी देना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए साइन ऑफ करते हैं और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।